मेरी सास रोज़ मुझे अपने ससुर के कमरे में ससुर के पैर दबाने के लिए भेजती थी और वहाँ पर एक जूस का गिलास लेकर आती थी और मैं जूस पीते ही बेहोश हो जाती और मेरे साथ क्या होता मुझे कुछ पता नहीं चलता। और जब मैं सुबह उठती तो अपने कमरे में अपने आप को पाती। यह मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ और मेरे साथ क्या हो रहा है। जब मेरा पति मेरे पास आता तो मैं उसे धक्का देती और मैं उसका इंसल्ट करती। मेरा नाम मांडवी है। मैं एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और मैं पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ थी, लेकिन मेरी खूबसूरती मेरे पैर की बेड़ियाँ बन गई। मैं इतनी खूबसूरत थी कि जहाँ भी जाती वहाँ पर खूबसूरती की वजह से मुझे लड़के लोग परेशान किया करते थे। मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी उस कॉलेज में सारे के सारे लड़के मुझे बहुत परेशान करते थे। मैं परेशान होकर और मेरे मम्मी पापा परेशान होकर मेरा पढ़ाई आधे पर ही बंद करा दिए और बोले कि अब तुम घर में ही रहो, अब तुम्हें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता कि क्या खूबसूरत होना एक पाप है। मैं ऊपर वाले से यही मनाती कि मैं खूबसूरत नहीं होती, मैं नॉर्मल लड़की होती और अपना पढ़ाई लिखाई और एक नॉर्मल सी ज़िंदगी जीती। मेरी उम्र अभी बहुत कम थी, तभी से मेरे घर पर बहुत सारे रिश्ते आने लगे थे, लेकिन मेरे मम्मी पापा अभी शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि मेरी उम्र काफ़ी कम थी। मेरे सारे रिश्तेदार भी कहते कि तुम्हारी बेटी इतनी खूबसूरत है कि इसकी खूबसूरती इसके पैरों की बेड़ी बन गई। एक दिन एक रिश्ता मेरे लिए आया, उसको मेरे मम्मी पापा ने ठुकरा दिया। कई रिश्तों को मेरे पापा ने ठुकरा दिया, लेकिन एक रिश्ता मेरे लिए आया जो कि बहुत ही अच्छा रिश्ता था। उनका घर बहुत बड़ा था, उनके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, उनको कोई भी दहेज नहीं चाहिए थी, उनको केवल मैं चाहिए थी क्योंकि उनका लड़का मुझे काफ़ी पसंद कर रहा था। उस लड़के का नाम अजय था। अजय मुझे किसी शादी में देखा हुआ था और मुझसे शादी करने के लिए अपने घर पर बहुत सारा हंगामा करने लगा और बहुत सारा अपने मम्मी पापा से झगड़ा करने लगा। लेकिन उसके मम्मी पापा कहीं और उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन अजय मुझसे शादी करना चाहता था। इसी वजह से उसके मम्मी पापा अजय की रिश्ता लेकर मेरे घर आए थे। मेरे मम्मी पापा ने भी तैयार हो गए शादी करने के लिए। उसके बाद हमारी इंगेजमेंट हो गई। इंगेजमेंट में हमारी ननद यही बोल रही थी कि भाभी भैया तो आप पर इतनी फ़िदा हो गए कि मम्मी पापा से भी लड़ गए, झगड़ गए आपसे शादी करने के लिए। हमारी इंगेजमेंट हो गई और हमारा नंबर भी अजय को दे दिया गया। 2-4 दिन के बाद अजय का कॉल आने लगा और हम लोग बहुत प्यार भरी बातें करने लगे और मुझे भी अच्छा लग रहा था कि अजय मुझे बहुत प्यार करता है और अजय को भी मुझसे बात करना काफ़ी अच्छा लगता था। एक दिन भी बातें नहीं होती तो ऐसा महसूस होता जैसा कि कुछ भूल सा गया है। अजय बिना बात किए हुए मुझे नहीं रहता। जब हमारी शादी हो गई तब मैं शादी करके अजय के घर गई तो इतने मैं खूबसूरत थी कि उसके सारे रिश्तेदार यही बोल रहे थे कि अजय की तो लॉटरी लग गई और अजय भी शर्मा रहा था। मैं लाल जोड़े में एक बहुत ही खूबसूरत दुल्हन के रूप में तैयार थी। मुझे पार्लर वाली ने सजाया था जिससे कि मेरी खूबसूरती और 4 चांद लग गए थे। उसके बाद मुझे कमरे में ले जाया गया और जब मैं कमरे में गई तो थोड़ी देर के बाद मेरी सास पानी का गिलास लेकर आई मेरे कमरे में और बोली कि मैं तो पानी पी रही हूँ बहुत, तुम भी पानी पी लो। मेरी सास ने अपनी इतने प्यार से मुझे पानी दिया, मैं मना नहीं कर पाई और मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी और मैं पानी पी ली। पानी पीते ही यह मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा सर काफ़ी भारी होने लगा और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि पानी पीने के बाद मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और मुझे अजीब सी बेचैनी और अजीब सी घबराहट हो रही थी। उसके थोड़ी देर बाद अजय मेरे कमरे में आया और अजय अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। अजय ने प्यार से मेरे पास बैठा और मुझसे बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद अजय ने मेरा घूंघट उठाया और मुझे टच करने की कोशिश की। इतने में तो मैंने अजय को धक्का दे दिया। अजय बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ यह चीज़ें क्यों हो रही थी। अजय ज़मीन से फिर उठा और फिर से मेरे पास बैठा। इतने में मैं बेहोश हो गई और बिस्तर पर गिर पड़ी। थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरे बिस्तर के अगल बगल सारे रिश्तेदार इकट्ठा हो गए हैं और अजय काफ़ी परेशान हो गया था। मुझसे इतनी गर्मी लग रही थी कि इतनी बेचैनी हो रही थी कि मैं अपनी ननद से बोला कि आप इन सारे लोगों को हटा दीजिए। मेरी ननद ने सारे रिश्तेदार को हटा दिया और सारे रिश्तेदार चले गए। तब अजय ने मुझसे बोला कि अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही थी तो मांडवी मुझे क्यों नहीं बता दी। लेकिन अजय की बातें, अजय का टच करना मुझे काफ़ी परेशान कर रहा था और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अजय को 2-4 थप्पड़ लगा दूँ। फिर अजय ने मुझे टच करने के लिए मेरे हाथों को अपने हाथों में लिया और प्यार से मेरे हाथों को सहलाने लगा। उसके बाद मैं अजय को फिर से धक्का दिया। अजय फिर से नीचे गिर पड़ा। इस बार तो अजय गुस्से के मारे पटक के दरवाज़ा बंद करके बाहर चला गया और मैं रोते हुए कमरे में अपना रात गुजारी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ यह हो क्यों रहा है और रोज़ का यही काम हो गया था कि जब भी अजय मेरे पास आता मैं उससे अपने आप से दूर
ही रखती, उसको टच भी नहीं करने देती और जो भी टच करता मैं उसे इंसल्ट उसका कर देती। धीरे धीरे अजय काफ़ी परेशान रहने लगा और वह अपने दोस्तों के साथ बाहर ही अपना खाना पीना सब करने लगा और बाहर ही रात गुजारने लगा। वह सब सुबह घर आता और नहाता धोता खाना खाता, उसके बाद बाहर चला जाता। वह कितनी रात तो घर ही नहीं आया। मेरे पास कोई मोबाइल नहीं था जो कि मैं अपने मम्मी पापा के पास फ़ोन करके उनसे बातें कर लेती। मुझे बहुत अजीब फील हो रहा था, मैं बहुत परेशान हो रही थी, मुझे कमज़ोरी बहुत हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सारी चीज़ें मेरे साथ क्या हो रही है। मेरी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। धीरे धीरे अजय मेरे साथ दूरी बना लिया था क्योंकि मैं अजय को इतना इग्नोर करती और अजय के साथ इतना बदतमीजी करती कि कोई भी मर्द कितना दिन बर्दाश्त करता। कोई मर्द इतना दिन बर्दाश्त कर ही नहीं सकता जितनी कि अजय ने मुझे बर्दाश्त किया था। लेकिन मुझे क्या हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अजय ने बोला कि शादी से पहले तुम कितनी अच्छे से बात करती थी और तुम कितनी अच्छी थी, लेकिन शादी होते ही तुम कितनी बदल गई हो। तुम्हारा किसी के साथ ज़रूर चक्कर है और तुम्हें दबाव डालकर तुम्हारे मम्मी पापा ने शादी कराया है। मैं अजय से बातें करना चाहती थी लेकिन मेरा मुंह पर बिल्कुल ताला लग चुका था, मैं कुछ बोल नहीं पाती थी। अजय के सामने मैं इतने बोलने की हंसने वाली लड़की थी कि मेरे सारे रिश्तेदार बोलते थे कि इस लड़की के साथ बातें करो तो बातें बंद होने का नाम नहीं लेती और कितना भी उदास हो इसके साथ बातें करो तो मन खुश हो जाता है। लेकिन जब मैं ससुराल आई थी मैं कैसी हो गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी शादी को 15 दिन गुजर चुके थे। तभी एक दिन मैं किचन में गई, किचन में पपीता रखा हुआ था। मैंने पपीता खाने के लिए पपीता को काटना शुरू किया। तभी मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला कि तुम पपीता खा लोगी तो गजब हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा मेरी सास क्यों बोल रही है कि पपीता खाओगे तो अनर्थ हो जाएगा। उस दिन के बाद मैं घर में कभी पपीता देखी ही नहीं कि घर में कभी पपीता भी आया। मेरी सास मुझे रोज़ मेरे ससुर के कमरे में भेजती उनका पैर दबाने के लिए। मुझे बहुत अजीब लगता उनका पैर दबाने में। मेरी सास बोलती कि अब मेरी इन बूढ़ी हाथों में इतनी जान नहीं रही कि मैं तुम्हारे ससुर का पैर दबाऊं, तुम ही जाकर दबा दो। लेकिन मुझे एक चीज़ फील होती कि यह काम मेरी सास मेरी ननद को भी बोल सकती थी, वह भी तो उनकी बेटी है। लेकिन मेरी सास मेरी ननद को न बोलकर केवल मुझे ही बोलती थी। मैं भी क्या करती, नई नवेली दुल्हन थी, जो सास कहती उसकी पालन करना पड़ता। और मैं जब अपने ससुर के घर में जाती पैर दबाने के लिए तो तुरंत ही मेरी सास मेरे लिए एक गिलास जूस बनाकर लाती और जब मैं उस जूस को अपने होठों से लगाती तो उसमें से अजीब तरह का स्मेल आता। लेकिन मेरी सास इतने प्यार से मेरे लिए जूस बनाकर लाती, उसको कैसे मना कर सकती थी। और मैं उस जूस को पी लेती। उस जूस को पीने के बाद थोड़ी ही देर के बाद मेरे साथ इतनी नींद आती और मेरे ससुर के बिस्तर पे ही मैं सो जाती। उसके बाद मेरे साथ क्या होता मुझे कुछ पता नहीं चलता और जब सुबह उठती तो मैं अपने आप को कमरे में अपने पाती। ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आता। ससुर के बिस्तर पे सो गई और सुबह मैं अपने कमरे में कैसे आई, कुछ समझ में नहीं आता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जिस दिन मैंने व्रत किया उस दिन घर का कुछ भी नहीं खाया। मैंने अपने आप को बहुत ही हल्का उस दिन महसूस किया। मुझे कुछ अजीब फील हो रही थी कि कुछ ना कुछ मेरे साथ हो रहा था। अजय की कमी मुझे काफ़ी खल रही थी और अजय से मैं बातें करना चाहती थी। वह घर पर आता लेकिन मेरे घर में झांकने तक भी नहीं आता कि मैं मर रही हूँ कि जी रही हूँ। आखिर अजय भी कब तक मुझे बर्दाश्त करता। एक पत्नी की ज़रूरत पड़ती ही है एक पति को, मैं उसे खुश नहीं कर पाती। अजय का गुस्सा होना जायज़ था। अगले दिन मैंने फिर से व्रत किया। 2 दिनों तक उस घर का खाना पीना नहीं खाया, खाने से दूर रखा तो मुझे बहुत ही हल्का और बहुत ही रिलीफ महसूस हो रहा था। तब मुझे समझ में आ गया कि कुछ न कुछ इस घर के खाने पीने से ही मुझे हो रहा है और इस घर के खाने में ही कुछ गड़बड़ी है जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने एक दिन ठान लिया कि मैं इस चीज़ को जान के और समझ के रहूँगी। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब मैं बाहर जाती घर से तो मेरी सास और ननद आपस में कुछ बातें करती रहती और मुझे देखकर बिल्कुल चुप हो जाती, जैसा कि उन्हें लगता कि कुछ हो गया है। मैंने अपने सास के साथ इस बारे में बताया कि अजय के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। लेकिन मेरे सास ने मुझे कहा कि उन्होंने यह बोला कि मेरा बेटा तो तुम्हारे प्यार में पागल था, लेकिन तुमने उसको पता नहीं क्या कर दिया है कि मेरा बेटा दिन पर दिन मुरझाया जा रहा है और पागलों वाली हरकत किए जा रहा है और घर से बिल्कुल भी घर को बेघर हो गया है। मेरा एक ही इकलौता औलाद था, लेकिन यह मुझे बिल्कुल खटक रही थी कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ। एक दिन मेरे सास ने मुझे फिर से बोला कि ससुर के पैर दबाओ। 2 से 3 दिन मैं अपने ससुर के पैर दबाने नहीं गई थी, जिससे कि मुझे काफ़ी हल्का महसूस हो रहा था। उस दिन मैंने ठाना कि मुझे सच्चाई जाननी है और जब मैं ससुर के पैर दबाने गई तो उसके 10 से 15 मिनट बाद मेरी सासू माँ ने जूस का गिलास लेकर आया। मैं समझ गई कि इस जूस में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ी है और मैंने सासू माँ को बोला कि जूस का गिलास थोड़ी
देर रख लो, मैं थोड़ी देर के बाद पी लूँगी। जब सास चली गई और ससुर का ध्यान इधर उधर भटका तो मैं जूस को ससुर के बिस्तर के नीचे रख दी और जूस को नहीं पिया और थोड़ी ही देर में बेहोश होने का नाटक कर लिया और बेहोश हो गए। उसके बाद ससुर थोड़ी देर के बाद उठा और देखा कि मैं बेहोश हूँ तो सास को बुलाया। सास आई और ससुर ने मेरे ऊपर कुछ पानी और कुछ अगरबत्तियाँ का कुछ छिड़काव करने लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए और ससुर बार बार कुछ मन में पढ़कर मेरे ऊपर पानी की कुछ बूंदें फेंक रहा था। कुछ देर के बाद मेरे ससुर ने सास को बोला कि तुम जाओ और कमरे को लॉक कर दो, मुझे अपना काम करना है। इतना सुनने के बाद मुझे और भी डर लगने लगा और मैं वहाँ से उठकर खड़ी हो गई और मैंने बोला कि आप लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो। मेरी सास बोली कि क्या तुमने जूस नहीं पिया था। मेरे सास और ससुर मुझे देखकर हक्का बक्का हो गए और उन्होंने उन लोगों ने बोला कि क्या तुमने बेहोश नहीं हुआ था। मैंने अपने सास और ससुर से पूछा कि आप लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो। मुझे कुछ अनहोनी का आशंका लगा तो मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। जब मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी आसपास पड़ोस के लोग दरवाजे पर इकट्ठा हो गए। वहाँ पर मेरा पति अजय भी था और वह दरवाजे पर आ गया। अजय को ऐसा लगा कि कुछ घर में मैंने हंगामा कर दिया है। अजय जब दरवाज़ा खोल के अंदर आया तो मुझे डांटा कि तुम्हें हंगामा करने की आदत हो गई है, अब क्या हुआ कि तुम हंगामा कर रही हो। मैंने अजय को बोला कि तुम्हारे मम्मी पापा मेरे साथ कुछ कर रहे हैं जिससे कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं और तुम मुझसे नफरत करने लगो। अजय ने अपने पापा के हाथों में अगरबत्ती और पानी का बोतल देखा तो अपने माँ बाप से सवाल करने लगा कि यह सब आप क्या कर रहे हो। उन लोगों ने बोला कि अरे कुछ नहीं, तुम्हारी बीवी झूठ बोल रही है, यह बिल्कुल झूठी है। लेकिन मैंने बोला कि नहीं अजय देखो, अगर मैं झूठ बोलती तो सारे कमरे में अगरबत्ती की खुशबू महक रही थी और तुम्हारे पापा के हाथ में यह बोतल है, इसमें पानी है और यह लोग मेरे जूस में कुछ मिलाकर मुझे बेहोश करके और मेरे साथ कुछ करते हैं जो कि मुझे समझ में नहीं आता है और मैं तुमसे बदतमीजी करती हूँ। जब अजय ने गुस्से से अपने मम्मी पापा की ओर देखा और बोला कि आखिर आप लोग चाहते क्या हो, करते क्या हो, तब उसकी मम्मी ने बताया कि हम लोग इस लड़की से बदला ले रहे थे। तुमने इस लड़की की खूबसूरती को देखकर इतना पागल हो गए कि घर में हंगामा कर रहे थे इस लड़की से शादी करने के लिए। तब हम लोगों ने ठाना कि जब इस लड़की की खूबसूरती पर इतना तुम मर मिटे हो तो जब यह मेरे घर में आएगी तो यह तुम्हें हमसे बिल्कुल दूर कर देगी और तुम्हें हमसे अलग कर देगी। इसी के डर से हम लोग इसके ऊपर काला जादू कर रहे थे कि यह तुमसे दूर हो जाए। असल में मेरे ससुर काला जादू जानते थे और मेरे सास और ससुर दोनों और मिलकर नाटक कर रहे थे। तीनों लोग मेरे ऊपर काला जादू कर रहे थे ताकि मैं अजय से बदतमीजी करूं और अजय तंग आकर मुझे घर से बाहर निकाल दे और मुझे तलाक दे दे। मेरी सास ने बोला कि तुम मेरे इकलौते औलाद थे और हम लोग बहुत दहेज लेकर तुम्हारी शादी अपने मनपसंद की लड़की से करना चाहते थे, लेकिन तुम तो इस लड़की की खूबसूरती पर बिल्कुल ही मर मिटे और इसी लड़की से शादी करना चाहते थे। तभी हम लोगों ने यह सोच रखा था कि इस लड़की को 2 से 4 महीने में ही घर से बाहर निकाल देंगे और हम लोगों का काला जादू कर रहे थे। तब मैंने पूछा कि आप लोग पपीता खाने से मुझे क्यों मना कर दिया। सास ने बताया कि तुम्हारे ससुर का काला जादू जो इंसान पपीता खाता है उसके ऊपर नहीं चलता और काला जादू खत्म हो जाता है, इसलिए मैंने पपीता खाने से तुम्हें मना किया। इतना सुनने के बाद अजय काफ़ी गुस्सा होने लगा और बोलने लगा कि आप लोग कितने गंदे और आप लोगों की कितनी गंदी सोच है। अजय ने मुझसे माफ़ी मांगी और अजय के मम्मी पापा को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों लोग ने माफ़ी मांगना शुरू कर दिया। अजय अपना कपड़ा का पैक करने लगा और बोला कि मांडवी तुम यहाँ से मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेकर कहीं और चला जाऊँगा और हम लोग कहीं पर रहेंगे। लेकिन अजय की पापा यह नहीं चाहते थे कि अजय उन लोगों को छोड़कर बाहर जाए क्योंकि अजय अपने मम्मी पापा का इकलौता औलाद था। मम्मी पापा उसके इतने माफ़ी मांगने लगे और हाथ जोड़ने लगे कि अजय और हम दोनों लोग बेबस और लाचार हो गए उन लोगों के सामने। लेकिन अजय ने एक बात का वादा लिया कि आइंदा से आप लोग ऐसा काम करोगे तो हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। तो अजय के मम्मी पापा ने बोला कि आइंदा से हम दोनों ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे और अजय के पापा हमारे ऊपर तो क्या किसी के ऊपर अब काला जादू करना बिल्कुल छोड़ दिए। हम लोगों ने अपनी ननद की शादी कर दी और हम और अजय और उसके मम्मी पापा चारों लोग खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है? किसी को जाने बिना किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। अपने ही सोच को ऊपर नहीं रखना चाहिए बल्कि सामने वाले की सोच को भी सोचना चाहिए। मांडवी ऐसी लड़की नहीं थी जो कि घर को तोड़े और हर बहू घर को तोड़ना नहीं जानती है और बहू जब शादी करके आती है तो घर जोड़कर ही रखती है। लेकिन कुछ गलतफहमियां आती है जो कि घर के बड़े बुजुर्ग और बहू को मिलकर समझना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है इस स्टोरी के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।